जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक ना। आइए आज के वीडियो में, पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कुछ यानी 20 क्वेश्चन आपका था जीके और जीएस से, उसके बाद वाले क्वेश्चनों को लेके वीडियो लंबा हो गया था, अपलोड होने में दिक्कत होता है, इसलिए हम इसको पार्ट 2 को लेकर के आ गए हैं। ठीक ना। उसके बाद एक वीडियो और 200 वाले को डालेंगे, इसको भी प्ले लिस्ट में डाल देंगे, अच्छा से देख दीजिएगा आप लोग। ओके, तो हमको ज़्यादा आशा है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कहीं भी इतना तेजी में चलते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं गड़बड़ा जाते हैं। ठीक ना। तो थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं तो आप उसे क्वेश्चन के साथ बोलिएगा तो उसे हम क्या करेंगे, मतलब उसे सुधिया दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, अब बहुत टाइम तो नहीं ना, हर बारी में आदमी रहता है कि भाई किसी तरह से जितना हो सके। अब ये नहीं कि अब जितना होने के चक्कर में गलती हम पढ़े, ये भी इसका भी हम मतलब समर्थन नहीं करते हैं, है ना। लेकिन आप लोग ये चीज़ हम क्या करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। आप पहले से ऑलरेडी पढ़े तभी तो रिवाइज कर रहे हैं ना। तो रिवाइज में जरूर आपको अच्छा लगेगा कि ओ तरीके ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए। तो एक बार गूगल करके आप देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आकर के आप बोल दीजिएगा कि हाँ सर, ये इस पर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि ऐसा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए, तो पिछले वीडियो में आपका 60 तक के क्वेश्चनों को बता दिए थे, उसके बाद वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधों के किस भाग से माने होता है। ये जो है आपका, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, और जल ये सब जो भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके उपस्थिति में जब ये होता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और O2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान मतलब लेन देन, मतलब आता है और जाता है। जैसे ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, मतलब ये ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़ पौधा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है। तो ये जब बात होता है तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपका उसमें जो रंध्र होता है ना, रंध्र उसी के माध्यम से होता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। कोई एक्टिविटी 62, ऐसा देखा गया कि रेगिस्तान में पौधों की जड़ें बहुत पतली तथा बहुत लंबी होती है। जड़ें बहुत पतली और लंबी होती है, क्यों? तो आपको पता है कि रेगिस्तान में जल की कमी होता है, तो रेगिस्तान में जल की कमी होता है तो बड़ा बहुत सारा जड़ नीचे ले जाएगा, एकदम पताल तक ले जाएगा, तभी तो उसको जल मिलेगा ना। तो पौधे कमजोर तथा पतले तने वाले होते हैं तथा उन्हें कम सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसी जड़ें पौधों को सुंदर और आकर्षक बनाती है। अरे भैया, सुंदर और आकर्षक के लिए कोई चीज होता है तो वो अस्थायी होता है। पानी जमीन में काफी गहराई में होने के कारण जड़ों को पत्ती तक पहुंचाने के लिए ऐसा बनाना पड़ता है। यही सूटेबल है। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर। पानी जमीन में काफी गहराई में होने के कारण जड़ों को पानी तक पहुंचाने के लिए ऐसा बनना पड़ता है। ओके, जब ऐसा हम घेरते हैं ना तो आपके माइंड में भी ऐसे घेरा जाता होगा, है ना। लेकिन एक गुरुजी आके, अब गुरुजी थे कि क्या थे, आके इसका विरोध करे कि आपके घेरने का जो स्टाइल एकदम गंदा है। कोई गंदा कैसे होता है भाई, ये तो हमको लग रहा है कि गंदा और अच्छाई में वो गुरुजी को कुछ बुझाता ही नहीं गया। वो गुरुजी थे कि सुरुजी थे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य है जो, इसे कब मतलब किस में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा ये 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ओके, 1976 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, ये जो CPCB है, अब CPCB दे देगा तो घबराइएगा मत कि ये क्या है। C से केंद्रीय सेंट्रल हो गया, P से पोल्यूशन हो गया, C से कंट्रोल और B से बोर्ड हो गया। ठीक ना। सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड जो है, इसकी स्थापना सरकार द्वारा वर्ष डैश में की गई। कब CPCB का मतलब कि स्थापना हुआ था, तो 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी में CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है। कौन सा मतलब जगह है जहां से मतलब रेल का सबसे पुराना है, वहां से रेल का मतलब जो भी पाठपुर्जा होता था बनता था, तो वो है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये मतलब कि किस जगह पे है, ये कहाँ पे है ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ओके, और दूसरा ये भी बताइएगा कि कहाँ पे है, और कॉमा देकर के ये बताइएगा कि हाँ ये क्या चीज बनाता है, क्या इंजन बनाता है कि डब्बा बनाता है या रेल का पहिया बनाता है, वो क्या बनाता है। ओके,
अनुच्छेद 239 आपको भी याद हो जाएगा, जब याद नहीं होगा ना तो ऐसा कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ओके, इसलिए हम छोड़ देते हैं। अनुच्छेद 239 से देश से संबंधित है। अनुच्छेद 239 में क्या है? उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन का संबंधित बातें जो है आपका दिया गया है किसमें? 239, आर्टिकल 239 में। आइए देखते हैं आगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? कौन थे जो अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार उनको मिला था? तो वो विनोबा भावे थे। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस वाला क्षेत्र में, ठीक ना। तब विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय विजेता थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाले विनोबा भावे। ऊर्ध्वपातन क्या है? सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? यानी ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ये पता है आप लोगों को कि बिना किसी द्रव, किसी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिणत हो जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, है ना। तो ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, कपूर को आप जलिएगा तब पिघलेगा नहीं, ये नहीं कि पिघल करके चीनी जैसा पूरा ऐसी होगा, वो सीधे उड़ जाएगा। नमक को भी अगर आप गर्म कर रहे हैं ना तो नमक धीरे 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 उड़ जाएगा, ये नहीं है। तो ऐसे तो आप कम टेम्परेचर पर कीजिएगा तो वो जलेगा, ठीक ना। ज्यादा टेम्परेचर पर कीजिएगा तो एक बार उड़ जाएगा, वो पिघलेगा उगलेगा नहीं। चीनी जैसा नहीं कि चीनी जैसे डालते हैं तो पिघलता है ना, तो वैसा नहीं। तो सीधे तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत? आइए समझते हैं आगे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? कौन ऐसा प्रथम मुसलमान था जो पुराण का अध्ययन किया था? तो पुराण के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम था, जानते हैं? अल-बरूनी। कौन? अल-बरूनी। ये आपको पता है कि ये एक इतिहासकार थे। अल-बरूनी क्या थे? इतिहासकार। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के तो पतंजलि है। पतंजलि जिनके नाम पर रामदेव बाबा का प्रोडक्ट आता है, पतंजलि के ही नाम पर आता है ना। पतंजलि जो है योग दर्शन के क्या थे? प्रतिपादक थे। और उन्हीं को लेकर के ढोड़े हैं अपना योगी बाबा, क्या बोलते हैं? योगी बाबा नहीं, क्या नाम है? रामदेव बाबा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो बिहार के किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में क्या है? सबसे बड़ा जिला यही ना जी, पश्चिमी चंपारण ना। सबसे छोटका कौन है? क्या नाम है? मैंगूर, क्या बोलते हैं उसको? मुंगेर। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन से? देव समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। ये देव समाज के संस्थापक थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या चीज से संस्थापक थे? देव समाज के। ओके, आर्य समाज, ये सब तो जान ही रहे आप लोग। देखेंगे आगे। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना जो है ना वो सोन परियोजना है। कौन परियोजना? सोन। ये गंडक नहीं, गंडक के कोसी तो है, तो समझ रहे कि बिहार का शोक है कोसी नदी, मार्ग बदलने के लिए अपना जानी जाती है और तबाही मचाती है। कौटिल्य महामंत्री थे, किस सम्राट के महामंत्री थे? कौटिल्य, यानी जिसको चाणक्य भी बोला जाता है। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये कौटिल्य थे। ओके, अच्छा, इनको कौटिल्य को और कुछ किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य को और शास्त्र के जनक माना जाता है, नहीं जी। और आधुनिक इनको माना जाता है? तो आधुनिक तो एडम स्मिथ को माना जाता है। गुप्त काल में किसने आर्य विज्ञान विषय की रचना की थी? तो आर्य विज्ञान से रचना करने वाले गुप्त काल की अगर बात करें तो सुश्रुत थे। कौन थे? सुश्रुत जो थे ये आपका गुप्त काल के समय में कुमार गुप्त ने स्थापना किए थे जी। गुप्त वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइएगा तो। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना? लिंगानुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 से 16 में से बढ़कर 2020 से 21 में हो गया था। कितना से कितना हो गया था? 2015 से 16 में से बढ़कर 2020 से 22 में हो गया था। कितना हो गया था? तो 1062 हो गया था 1090 पर। 1000 पुरुष पर 1090 स्त्रियां हो गई थी। लिंगानुपात का मतलब क्या कि कितना पर कितना पुरुष है, कितना पुरुष पर कितना महिला है। तो बढ़िया है बात। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का भी विकल्प चुने थे? कौन सा विकल्प था? चौकीदारी व्यवस्था को। किसको? चौकीदारी व्यवस्था पर भी क्या किए थे लोग? ये लोग मतलब कि बोले थे। ज्यादा राजेंद्र बाबू का भी इसमें भूमिका था। ओके, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। विधवा
ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? तो ये कैनिंगवा के, कौन के? ये कैनिंगवा के शासनकाल में क्या हुआ था? यही बेचारा चला जाएगा। मतलब देखिए, सब में अच्छाई या बुराई तो रहबा करता है ना, तो ज़्यादा ज़्यादा बात है कि मक्खी न बन करके मधुमक्खी बना जाए। मक्खी तो देखते कहते हैं घावे बैठता है खाली, और मधुमक्खियाँ सुंदर सुंदर फूल पे बैठती है ना। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? गुप्त काल में जो रजत मुद्रा चलता था। अच्छा, रजत मतलब क्या होता है? चांदी होता है क्या? रजत, कनक माने सोना, रजत माने चांदी, है ना। रजत मतलब चांदी होना। तो रूपक क्या था? चांदी के जो मुद्रा था उसको रूपक कहा जाता था, ठीक ना। रजत मतलब चांदी होता है, कनक माने सोना तो जानबे करते हैं, कंचन माने भी सोना होता है ना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है उन्हीं से लिया गया है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। अभिनव भारत का गठन कौन किए थे? तो अभिनव भारत का गठन किए थे बी डी सावरकर। कौन? बी डी सावरकर। बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर नहीं जी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? लेखक है, पुस्तकें हैं। वैलेंटीन सिरोल सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कौन एक सुमेलित है? अच्छा देख लीजिए, कौन बिना सुमेलित है? वैलेंटीन सिरोमन, रफीक जकारिया, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट। देखिए ये जो है आपका रफीक जकारिया जो है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखे थे, ठीक ना। अर्थात ये आपका सही है। कौन? ये 2 नंबर वाला सही है। वैलेंटीन सब तो अलग अलग दिया है पुस्तक का नाम। रफीक जकारिया दी मैन हु डिवाइडेड, ये इसका क्या है? सही है। ओके। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों का में कौन नहीं है? देखिए बिहार से जो मतलब दक्षिण से कह रहा है कि दक्षिण से मिलने वाली इनमें से नदियाँ कौन नहीं है। तो आपको पता है कि बिहार के कुछ इस प्रकार से आपका नक्शा है ना। आप बीचे बीची क्या गुजरती है? गंगा नदी गुजरती है। इस तरह से है, इस तरह से, तभी तो बीचे बीचे गंगा बहती है ना। तो पलट ऐसे है ना। तो इधर तो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। तो देखिए इधर से जो आकर के कौगो 4 गो नदियाँ मिलती है, इधर से कौगो मिलती है बेचारी 3 गो मिलती है। अब वो चारों कौन कौन मिलती है, तीनों कौन कौन मिलती है, ठीक ना, आप इस मैप में देख सकते हैं। ओके। देखिए मिलने वाली नदियों में से कौन सी नहीं है? तो देखिए महानंदा जो है ये आपका दक्षिण से आकर के नहीं मिलती है, इधर से 3 हो जाता है। महानंदा दक्षिण से नहीं आकर के मिलती है। ओके, चित्र में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं आगे। चंपारण का सत्याग्रह डैश वर्ष में हुआ था? ये आपको पता है कि 1917 ईस्वी में गांधी जी किए थे चंपारण सत्याग्रह। नीलहो के विरुद्ध, जो नील की खेती करवाता था जबरदस्ती, और किसान खेती करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो उर्वरता शक्ति को ज़्यादा अवशोषित करता था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन थे? तो वेब मिलर था। कौन था? वेब मिलर ये व्यक्ति जो था, जो विदेशी पत्रकार था। ओके, ये देखते हैं आगे। ध्रुव की दादी आंवला, अमरूद, नींबू तथा संतरा आदि का सेवन नहीं करती, जो कि विटामिन सी के उत्तम स्रोत है। आंवला तो उत्तम स्रोत ही है। अपेक्षित है कि उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या रोग हो सकता है? तो कौन सा रोग हो जाएगा जी? कौन सा? बेरी तो विटामिन B1 की कमी से एनीमिया जो रोग होता है, अरक्तता, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो दादी को स्कर्वी हो जाएगा। वो परचारवा देता है। एक दादी रहती है, उनको दांत है लही नहीं है, आप कोलगेट के प्रचार करती है। गजब बात है। अरे कटिंग मशीन, हम कहते हैं दांत आपको हिले नहीं है तो आप ब्रश कैसे करते होंगे? आप भी कटिंग, तो दांत आपका झड़ गया होगा। अच्छा, तो ये बताना चाहती होगी कि देखिए हम इससे नेत हुए, इससे ब्रश नहीं किए, जिसके कारण हमारा दांत क्या हुआ? गड़बड़ा गया। इसलिए आप लोग क्या करो कि इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो, है ना।
सोयाबीन, बादाम, पनीर, मटर एवं राजमा आदि में शरीर का अपनी विकास करने के लिए की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं विटामिन मिलता है इस सब में। तब तक राजमा चावल स्कूल में बोलता है कि राजमा चावल, खाली मेनू बना रहता है लेकिन मेनू के अनुसार काम चलता नहीं है। अब हम लोग तो हेडमास्टर बनेंगे नहीं, क्या कीजिएगा, हेडमास्टर तो नहीं बनिएगा ना। कार्बोहाइड्रेट किन गैसों के मिश्रण से तैयार होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से आपका क्या बनता है? आपका बनता है, उल्टा हो गया, ऐसे चल जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये किन किन गैसों के मिश्रण से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्राचीन काल में महलों एवं किलों में बावड़ी बनी होती थी। बावड़ी समझ रहे ना, पानी को इकट्ठा करने के लिए बावड़ी। ये क्या होता है? तो सीढ़ीनुमा कुआं होता है। अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहीं कहीं सीढ़ीनुमा, मतलब उसमें सीढ़ी अंदर से जाकर के घड़ा में महिलाएं पानी निकाल करके लाती थी एकदम बढ़िया से। पहले के फिल्म में ज्यादा दिखाता था एकदम पानी लेकर आते हुए महिलाएं। मिट्टी के बर्तनों को बनाकर धूप में सुखाने के बाद आग में क्यों पकाया जाता है? तो उन्हें पक्का बनाने के लिए पकाया जाता है। पक्का बनाने के लिए पकाया जाता है। जल के शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाता है? जल को उबाला जाना चाहिए। ठीक है भाई, जल को उबालेंगे भी तो शुद्ध होगा। जल को फिल्टर या छानना चाहिए, इससे भी शुद्ध हो जाएगा। जल में क्लोरीन की गोलियां डालनी चाहिए, इससे भी शुद्ध हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर अगला ही सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक का तीनों सही है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध किया राजनीति करने का आरोप लगाया था? कि ये सब नरम दलाल हवन सा, ये सब क्या करलन सा कि प्रार्थना करलन सा, ठीक नु? तो ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक अशांति के जनक इनको कहा जाता है। ये बाल गंगाधर तिलक तनका हार्ड तेवर के थे, समझे? ये लाल बाल पाल ये जो तीनों थे ना, एकदम गरम दल के, खतरनाक दल के नेता थे। चलिए, सभी का भूमिका था। किसी तरह देश तो आज़ाद है ना। आज हम लोगों को पिछला राजनीति नहीं करना चाहिए कि किसने क्या किया नहीं किया। आज हम आज़ाद हैं, सुख चैन से हैं, बस यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग, कुछ लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, ये कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। अरे भैया, आप थे कि आप टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं? आप रहते तो क्या करते? आज भी तो करप्शन है, आज भी तो करप्शन देश में है ना। तो आप बताइए ना, नेता लूट रहा है लोग, एक बार कोनो विधायक बन जाएगा, करोड़पति हो जाएगा, 7 पुष्प बैठ करके खाएगा, है ना। मुखिया साधारण बन जाता है तो करोड़पति बन जाता है। तो क्या इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों पर क्या करता है लोग, टीका टिप्पणी करता है? अच्छा लगता उगता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? तो देखिए, लॉर्ड वेवेल जो थे ना, कैबिनेट जो 1946 का जो मिशन था, उस समय लॉर्ड वेवेल नहीं थे। एडी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस उपयुक्त में से एक सही नहीं। ये लॉर्ड वेवेल जो थे, ये क्या थे कि ये सदस्य नहीं थे, ठीक है, ये था। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब हर कोई उसमें शामिल था, व्यक्तिगत रूप से चला रहा था। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। 1940 के संचालित जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत, परंपरागत मतलब कि एकदम दादा परदादा बहुत पहले से चलते आ रहा हो। गैर परंपरागत की लोग बाद में विकसित उसको किया। तो लकड़ी पर खाना उना बनाने का काम तो बहुत पहले से करते आ रहा है लोग। पेट्रोल पर भी पवन से जो ऊर्जा मिल रहा है, पवन चक्की के माध्यम से, ये गैर परंपरागत है, ये परंपरागत नहीं है। इसे बाद में अब भूतापीय की कहा जाएगा तो गैर परंपरागत होगा, क्योंकि भूमि के अंदर जो हीट है, गर्मी है, उससे जो बुझ लीजिए कि जो ऊर्जा निकाला जाएगा और उसे कई कामों में उपयोग किया जाएगा, तो वो परंपरागत होगा, थोड़ी है गैर परंपरागत होगा। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? चौरी था 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। इसमें भी गरम दल के ही लोग होंगे जो कि थाना में आग लगा दिए, गांधी जी आहत हुए और असहयोग आंदोलन वापस ले लिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब बहुत लोग इसका विरोध किया कि ऐसे कैसे होगा बाबा, आप तो बापू, ऐसे कैसे होगा बापू, आप तो वापस ले लिए। बहुत लोग दुखी हुए थे, राजेंद्र बाबू दुखी हुए थे, सुभाष चंद्र बोस दुखी हुए थे, सब कोई, क्योंकि सब कोई को आस था कि बापू जब ये आंदोलन चला रहे हैं ना, तो ये जरूर सक्सेस होगा और हम लोगों को आज़ादी जरूर मिलेगी, है ना।
एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। तो एक जो यंग इंडिया समझ रहे ना, ये होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का। ओके, आगे देखेंगे। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? एससी सुप्रीम कोर्ट को। किसको? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। ये भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करवे करता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जी नहीं। राज्य इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं। राज्यपाल को नियुक्ति करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति में इनमें कोई भागीदारी राष्ट्रपति को नहीं होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी आगे व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो कि भारत संविधान का आत्मा है, तो की गई है। तो बताइए, मूल आधार के अध्ययन में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्ययन में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में ये बात होना चाहिए। मूल अधिकारों, निर्देश से नीति, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, सिद्धांत है, एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब पास हुआ था? 1951 में। 50 में लागू हुआ था, 51 में संशोधन का विधेयक पास हुआ। ठीक है ना, कि संशोधन होना चाहिए। सब समय की बात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन जो है ना, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 44वां भी है, 42वां में भी हुआ था, 44वां में भी। ओके, 44वां जो है, आगे देखेंगे। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूचित में उल्लेखित है? कि सरकार टैक्स लगा सकता है, कर लगा सकता है। तो 7वीं अनुसूची में। किसमें है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार अनुसूची 7 में है कि टैक्स, देखते नहीं, टैक्स लगाता नहीं है। और टैक्स के आधार पर तो सरकार चलता है ना जी। और कुछ लोग टैक्स चोरी करते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। अब बाल श्रम क्या 14 वर्ष से नीचे है तो आप उसको काम करवा नहीं सकते। उसके लिए विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाई होता है, तो विद्यालय में जाना चाहिए। अगर काम करवा रहे हैं तो आप तो समझ रहे हैं क्या क्या होगा, नहीं होगा। जानते हैं भारत के संविधान द्वारा, हाँ तो भाई ठीक है, संविधान तक लगा है ना। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, हाँ 10 दिसंबर 1996 का ये निर्णय भी आया था कि हाँ भाई छोटे बच्चा को मतलब जोखिम भरे उद्योगों में, फैक्ट्रियों में बाल श्रम का उपयोग निषेध है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। कोनो 4 आ जा रहा है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो जानते हैं कटौती प्रस्ताव। ये जो कटौती प्रस्ताव है, इस कटौती प्रस्ताव में से किस संबंधित संघीय बजट है? तो कटौती प्रस्ताव से। ओके, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो संविधान की धारा 352 आपात स्थिति की घोषणा करता है। युग्मों में से कौन सुमेलित है? धारा 192 संसद सदस्य को वेतन, धारा 178 संसद। देखिए पहले के सही है आपका। संविधान की धारा जो 352 है ना, 352, ये आपात स्थिति की घोषणा करता है धारा 352 के आधार पर। ठीक है। काली मुद्रा लिखा गया है, मृदा होगा, मृदा मतलब मिट्टी होता है जी। ठीक है, इस तरह से होगा। यह अवैध मुद्रा, सॉरी काली मुद्रा, ठीक है, मृदा नहीं है, मुद्रा मतलब काला धन जिसको बोला जाता है ना। तो ये क्या, यह अवैध मुद्रा है या जाली मुद्रा है? यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, जिस पर टैक्स आप नहीं दिए हैं और इकट्ठा करके रखे हैं, यही आपका काली कमाई है, यानी काली मुद्रा है, काला धन है। ओके, भारत में राज्यों के अवस्थापन सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? भारत में राज्यों के अवस्थापन सुधार के लिए ऋण एवं जो अनुदान दिया जाता है वो किस संस्था द्वारा दिया जाता है? देखेंगे इसको भी फटाफट, इसे आप लोग बताएंगे। क्या विश्व बैंक, विश्व आर्थिक फोरम यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइएगा कि कौन देता है।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पद्यानी मुद्राकालीन मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? नृत्य से आ गया कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। देखिए क्या है, कौन चीज है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पद्यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो केरल में है। कौन? केरल में। ओके, लगा दे, टिक लगा दे, टिक लगा दे रहे हैं। केरल में। कहां? केरल में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तब पारिस्थितिक क्षेत्र सबसे ज्यादा फैला हुआ है घास का मैदान। क्या है? घास का। मरुस्थल तो सब जगह नहीं है, घास का मैदान तो सबको ही है। तो ये आपका ये भी क्या है? एक इकोसिस्टम है ना जी। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है, नगर है न नदी है? बर्लिन। बर्लिन नदी किसके किनारे बसा हुआ है? बताइए, बर्लिन नदी किसके किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिए, बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? उल्टा बोल रहे थे। एस्प्री। किसके? एस्प्री किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एस्प्री यानी सप्री भी बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है लाहौर। जौन पकड़ा है पहले उसको पकड़ लीजिएगा। लाहौर, तो लाहौर तो आपको पता है कि किसके बसा हुआ है जी? लाहौर रावी नदी के तट पर लाहौर। और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है जी? हडसन नदी के तट पर है। और रोम तो जानबे करते हैं, रोम टाइबर नदी के। 2 को पकड़ा जाएगा ना, ये 2 को इसमें पकड़ा जाएगा तो आराम से बना दीजिएगा। देखिए 1 का 4 है और लाहौर आपका हो गया रावी नदी किनारे। बी का 3, 1 का 4, बी के 3 देखेंगे। 1 का 4 बी के 3 खोजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 का 4 बी के 3 किस में है? 1 का 4 बी के 3 ऑप्शन नंबर 2 में है। 1 का 4 बी के 3 दुइयों को याद होगा तो दुइयों से तो पकड़ा जाएगा, दुइये को सब पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन 3 को याद रख, 3 को। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ है? ये जो लक्षद्वीप है टापू कहाँ है? दक्षिण पश्चिम भारत में है। दक्षिण पश्चिम भारत में क्या है? आपका लक्षद्वीप है। ओके, आइए देखते हैं आगे 8 क्वेश्चन और। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है। कहाँ? कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया में है आपका। ये यूएसए में स्थित है, कैलिफोर्निया यूएसए के। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल। ये दर्रा है ना जी, पीर पंजाल। धौलाधार तथा पीर पंजाल ये जो है कुल्लू घाटी जिन पर्वतों के बीच में है, कुल्लू का घाटी वो 2 पर्वत बीच श्रेणियों में स्थित है, पर्वत श्रेणी धौलाधर और पीर पंजाल। ओके, भारत में कहवा यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा कहवा क से कर्नाटक। ओके, कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा क्या है? आपका कहवा के उत्पादन करता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो निकटतम दूरी पर स्थित कौन है इसमें से? कर्क रेखा, अगरतला, गांधीनगर, उज्जैन। तो उज्जैन है। उज्जैन कौन है? उज्जैन जो है ये कर्क रेखा से है। तो देखिए मित्र पर गमछा झाड़, गुजरात से गुजरबे करता है ये। तो गुजरात में अगरतला किसका राजधानी? अगरतला किसकी राजधानी है? गांधीनगर तो गुजरात की राजधानी है ना। गुजरात की राजधानी कौन है? गांधीनगर। उज्जैन से होकर गुजरता है, उज्जैन जो शहर है इससे होकर गुजरता है। अगरतला किसकी राजधानी है? राजधानी है जी अगरतला। त्रिपुरा किसकी राजधानी है? अगरतला के, अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात के है। तो मित्र पर गमछा झाड़ त्रिपुरा से भी तो गुजरबे करता है ना, लेकिन इसमें से कौन में तो उज्जैन से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ओजोन परत की क्षीणता के लिए देखिए CFC तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो उत्तरदायी है। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये इसका कोई रोल नहीं है, मतलब इसका भी रोल है भाई। नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है जानते हैं आप लोग, इसको हम क्या बोलते हैं? हंसाने वाला गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये जो N2O जो है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ओजोन परत को। ओके, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? तो शांत घाटी में। कहाँ?
शांत घाटी में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए जहाँ शांत घाटी है तो जैव विविधता नहीं रहेगा, जहाँ बढ़िया वातावरण हर चीज़ रहेगा वहीं ना लोग ज़्यादा बसेगा। अब जैसे बिहार है, बिहार में पूरा समतल भूमि है, तब बिहार के जय क्या है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ समतल भूमि है, रहने योग्य भूमि है, यहाँ पहाड़ पठार ज़्यादा नहीं है ना। थोड़ा बहुत है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे। 2 क्वेश्चन और। महिलाओं की एक पत्रिका, महिलाओं के लिए एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? वामबोधिनी पत्रिका के संपादन जो महिला से रिलेटेड था ये कौन थे? तो ये उमेश चंद्र दत्ता थे। उमेश चंद्र दत्ता जो थे ये महिलाओं से संबंधित क्या किए थे कि एक पत्रिका निकाले थे, जिस पत्रिका का आपका नाम क्या था? आपका नाम था वामबोधिनी पत्रिका। वामबोधिनी पत्रिका जो था ये इससे निकाले थे कौन? उमेश चंद्र दत्ता। ओके, आइए देखते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? कौन है सही सुमेलित? सही सुमेलित इसमें से कौन है? गोगाबिल झील बक्सर सही सुमेलित है। नहीं, बक्सर में गोगाबिल नहीं है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय, तब बेगूसराय में ही कांवर लिखा हुआ है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है बेगूसराय में है। बहुत विदेश उद्देश्य से पक्षी आता है इस झील में। ओके, तो बेगूसराय में कौन सा झील है? कांवर झील है। ओके, तो ये सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत। टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि शेयर कीजिए, और क्या है ना।